आज हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हम तल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, मगर शराइत तीन चार हैं, जिसमें से नंबर वन वो ये कहते हैं कि कश्मीर के मसला पे जो पाकिस्तान के ख्वाहिशात हैं, जो डिमांड्स हैं, वो पूरी की जाएं। नंबर दो, जो भारत में उनके मुताबिक, शहबाज शरीफ के मुताबिक, जो मुसलमानों का या माइनॉरिटी के साथ बुरा सलूक हो रहा है उस पर बात करें, और भारत को वो करेक्ट करना चाहिए। मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ के हंसी आई कि पाकिस्तान में एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक एटलीस्ट 1000 हिंदू बच्चियों को हर साल उठाया जाता है। ये रिपोर्टेड है, और ये माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, जबकि पाकिस्तान में शियाज, अहमदीज़ और क्रिश्चियंस, सिख के साथ जो बुरा सलूक होता है उसके बाद ये बात करते हैं। भारत में माइनॉरिटीज़ की जो सिचुएशन है, वो वहाँ का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, वो तो ऐसा मसला ही नहीं है। इसके साथ साथ वो बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब कि जी भारत इस वक्त रीजन के लिए एक सबसे बड़ी थ्रेट है। ये यानी ये एक ऐसी खौफनाक एनालिसिस है कि एक तरफ वो तल्लुकात बेहतर भी करना चाहते हैं और कहते हैं कि भारत रीजन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। इसके अलावा प्रोफेसर साहब के साथ हम और भी जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज पे थोड़ी बातचीत करेंगे। मैं स्वागत करता हूं दिल्ली से प्रोफेसर धीरज शर्मा जी। सर, बहुत शुक्रगुजार हैं धीरज भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। अब ये कैसा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो वो कहते हैं जी हम दावत देते हैं बातचीत की। चलिए, कश्मीर तो हम समझ सकते हैं, पब्लिक कंजम्पशन का एक रेटरिक है पाकिस्तान का, उसके एग्जिस्टेंस पर ही पाकिस्तान की आर्मी है, मगर ये कहना भारत को कि ये रीजन के लिए एक थ्रेट है। आप हमें समझाइए कि ये क्या बात है जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं। देखें कि आई थिंक पाकिस्तान में अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें पॉलिटिकली उनकी कंपल्शंस हैं कुछ। मैं उनको ये भी नहीं कहूंगा कि वो उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी कंपल्शंस हैं। कंपल्शंस इस तरह से है कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ यहाँ से, उसको देख रहा हूँ, देयर इज कंप्लीट क्योस इस वक्त। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इमरान खान, उन्होंने इतने जलसे किए, इतने एक्यूजेशंस लगाए, और जिस शाख पे वो बैठे हैं उस शाख को काटने की कोशिश की है। कि वो पार्लियामेंट को उन्होंने कहा हम बैठेंगे नहीं, पार्लियामेंट में हम विश्वास नहीं रखते, हम उसको मानते नहीं है। तो ऐसे सिनारियों में क्या है कि उनकी स्टार अपील है, और उन्होंने एक क्योटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। अब जो शहबाज शरीफ, वो जो मुझे लगता है जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, वो ही इज एक्टिंग लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह स्टेट चला रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू आर योरसेल्फ द प्राइम मिनिस्टर, आप खुद तो धरने पे बैठ नहीं सकते, तो उनको करना पड़ेगा। इंडिया एक बड़ा वाइटल इशू है। अब अगर वो सॉफ्टर पोजीशन इंडिया पे लेने की कोशिश करते हैं तो उनके एडवर्सरीज विल रियली गो आफ्टर दैट। तो अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन अस्ताना में, ये उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक आई है कि माइनॉरिटीज और कश्मीर को रेज किया गया है, और वो एक हिस्टोरिक एक प्रथा ही बन गई है अब इसको रेज करने की। एक तो आई जस्ट कैन ओनली से कि वन कैन ओनली एम्पैथाइज विद द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पाकिस्तान, बिकॉज they are already in a very deep financial crisis. And on top of that, the former prime minister is creating an environment जिससे कि वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे बेचारे। और अगर वो environment अच्छा होता, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रिलेशन बन जाते। आप इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि the former prime minister of Pakistan, who became a virulent enemy of India, should reflect के उनकी जो one of the biggest contribution to Pakistan, जो उनका शौकत खानम अस्पताल उन्होंने बनाया है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन भारतीयों की है। भारत के फिल्म मेकर्स, भारत के फिल्म एक्टर्स, आर्टिस्ट वहां जाकर परफॉर्म करते थे, और उनको करोड़ों रुपया इकट्ठा करवा के भारत के लोगों ने दिया, और आज वो उनके खिलाफ हुए हैं। और अभी जो स्टेटमेंट है, इसको मैं इतना वो नहीं कहता, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है, शहबाज शरीफ साहब की मजबूरी है ये।
वो प्रो इंडिया, वो जितना मर्जी चाहें इस वक्त वो नहीं कर सकते। उनको भी पता है कि अगर सस्ती चीजें लेनी है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हों या वो उनको वैसे ही मेडिसिन हो, मेडिसिन का इतना मतलब वो इट इज जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर। आई मीन यू आर जस्ट 30-35 किलोमीटर अवे, 40 किलोमीटर अवे आप ले सकते हैं। पर मेरे ख्याल से आई डोंट बिलीव इट्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस देयर राइट नाउ। इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी सिटीजन महरूम हो जाते हैं उन सब चीजों से जो कि उनको इजीली अवेलेबल हो सकती है। और मैं आपको एक छोटी सी एक स्टडी कोट करूंगा आज। ये स्टडी इज फ्रीली अवेलेबल, ये अवेलेबल है, यूरो रिपोर्टर पे अवेलेबल है, और उसके बाद ये पाकिस्तान के चैनल्स ने भी कवर किया है इसको। 2019 में मैंने और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस की एक प्रोफेसर है, हमने मिलकर एक स्टडी की है कश्मीर के ऊपर। इट्स द ओनली जॉइंट स्टडी in the history of India and Pakistan, I must tell you, on Kashmir, where we have collected data and we have found that people of Kashmir, the Kashmir which is currently, with India, is highly optimistic of future developments. They reflect that कि वहां पर institutional development हुई है, सड़कें बनी है, हाईवे बने हैं, वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हैं, और वो मेन स्ट्रीम में लोग हैं वहां से निकलकर। दे आर वर्किंग एंड स्टडिंग इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, एंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दे फील वेरी स्ट्रांगली दैट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। देयर आर वेरी स्मॉल फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, छोटे बहुत, मतलब आप मुश्किल से उसकी परसेंटेज वुड बी वेरी वेरी स्मॉल, who are aided and abetted by people from across the border who have these antagonistic feelings. Otherwise ये study है, this is, and it's a joint study, it is available. Hope and optimism in Kashmir, इसको जो viewers हैं जो देख रहे हैं वो इसको गूगल करें, और ये study is available, joint study India Pakistan की। So कश्मीर का जो issue है for us really in India, and I must speak to you with this sort of मैं एक और इसलिए आपको बड़ा authority से बोल रहा हूँ that I have done public interactions in almost every major town of Kashmir, starting from Uri to Baramulla to Singhpura to Ganderbal to Srinagar to Pulwama, Kulgam, Anantnag, Avantipura, Tral, हर जगह पर मैंने और मेरी टीम ने पब्लिक इंटरेक्शंस किए हैं। तो ऐसा नहीं है जी, आम आदमी, वैसे भी मैं आपको बताऊं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान, आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी चाहता है कि मैं अपनी रोजी कमाऊं, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ें। अरे गैंगस्टर्स भी हैं, जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे कॉलेज में जाएं। वो ये नहीं कहते कि मेरे बच्चे को मैंने गैंगस्टर बनाना है, वो कहता है कॉलेज जाए, स्कूल जाए, पढ़े। तो ये तो लोगों की चाह है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। और भारत ने, आई मस्ट टेल यू, गलतियां हमारी भी हैं, हम ये नहीं कहते हमने गलतियां नहीं की, हमने भी गलतियां की हैं बहुत, बट बाय एंड लार्ज एज अ स्टेट पॉलिसी, स्कूल्स, कॉलेजेस, स्कॉलरशिप्स, रिजर्वेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये इसमें मतलब दो राहें नहीं है, हम कुछ नहीं, इसमें भारत ने जितना काम किया है वो आप उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, मतलब इसको डिनाई, इट इज अवेलेबल फॉर द वर्ल्ड टू सी। बहुत आपने अच्छी बात की, और आपने अपने तजिए को शुरू में ही सम अप कर दिया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल कंपल्शन है। इमरान खान ने जो माहौल बना दिया है एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू प्रिसाइजली, उसके बाद शहबाज शरीफ के लिए ये कहना पड़ता है। मगर मेरा एक और सवाल ये है कि चलिए वो पॉलिटिकल कंपल्शन है, मगर लीडरशिप तो ये होती है कि आप इस तरह की बात अगर
पॉजिटिव भारत के बारे में नहीं कर सकते तो नेगेटिव भी ना करें, खामोश ही रहें इस मसले पे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान की इस वक्त की लीडरशिप है, जो कि बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट की सूरत में नहीं है, ये एटलीस्ट इतना कर सकती थी कि अपने आप को खामोश रखती? या फिर आपको ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो हर तरह के फैसले और माइंडसेट की इंचार्ज है, लगता है कि उनमें कोई तब्दीली आई है पॉलिटिकल कंपल्शन के अलावा? मुझे ऐसा लगता है ये एक डिपस्टिक है। यू ट्राई टू साइज द रिएक्शन। मेरे ख्याल से एक तो when you make a statement like that, you want to see how people react in your own country. You also want to see how people in India would react. You would also like to see कि उनको शायद ये लग रहा हो कि मे बी इंडिया में भी अब ऐसा एक एनवायरनमेंट बन रहा हो जबकि वो चाहते हो कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए। तो ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, मुझे लगता है कि ये to size the current situation, size his own people, and also to demonstrate that he is a strong leader in his country. क्योंकि उनको अभी रिसेंटली जैसे उनको मॉक किया गया है, जब उनकी अभी मीटिंग्स हुई थी एससीओ में पुतिन के सामने, उसके जो सोशल मीडिया टीम है उनके ओपोनेंट्स की, उन्होंने उनको बहुत मॉक किया है। हालांकि वो किसी से भी हो सकता है, माइक चलना नहीं चलना या फंबल करना, ये किसी से भी हो सकता है। पर वो एक आई थिंक उनके एडवाइजर्स जो हैं उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से द बेटर अप्रोच वुड हैव बीन टू रिमेन साइलेंट. Silence is many a times golden. It can allow you to maybe get something more than what normally would have come their way. So I agree with you कि ऐसा ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और पर्टिकुलरली थोड़ा आदमी ऐसी बात करता है तो वो पंजाबी में कहते हैं कि पहले अपने मंजी थले डांग मार लो। तो पहले आप अपना गिरबान देखें कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स देना। हमने देखिए, आई एम नॉट, एंड अगेन आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग एज एन इंडियन अलोन, आई एम जस्ट स्पीकिंग एज अ ओपन माइंडेड प्रोफेसर इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट। इंडियन मेंटेलिटी है ही नहीं कि हम किसी की चीज छीन लें। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्नैचिंग किसी की चीज। हम किसी की जमीन नहीं जबरदस्ती लेना चाहते, हम किसी की कोई चीज नहीं लेना, ये हमारी मेंटालिटी ही नहीं है। इस बात पे भी रोशनी डालिए। आप भारत और पाकिस्तान के इश्यूज पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। मैंने अभी पीछे सवाल को शामिल भी किया था, लेकिन मैं अलग से जानना चाहूँगा कि आपको आने वाले दिनों में लगता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अपने माइंडसेट को चेंज करेगी? अभी आपने जो बात की, छीनने की बात की, ये जो छीना झपटी का माहौल है, इससे बाहर निकलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये वहां पे ना, आई थिंक पॉलिटिकल क्योस है। इमीडिएट फ्यूचर में तो मुझे नहीं लगता। आप देखिए कि पर्सन लाइक इमरान खान, मैं बड़ा सरप्राइज हूं। आई एम टेलिंग यू, मोर देन सरप्राइज, आई एम डिसअपॉइंटेड इन इमरान खान। मुझे दुख है उस आदमी से। दुख इसलिए है कि उस आदमी को भारत में प्यार मिला। भारत से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए। वो गोदरेज की एडवर्टाइजमेंट, सिंथॉल की एडवर्टाइजमेंट भारत में आके करते थे, उनको नहीं भी देते। ये जरूरी थोड़ी था आप उनकी जगह मार्टिन क्रोव को दे देते। मार्टिन क्रोव की जगह आप, और वो कौन सा साबुन पाकिस्तान में बिक रहा है वहां। तो उन्होंने करोड़ों रुपए यहां से कमाए। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, व्यूअर्स प्लीज आप जाएं और देखें कि विनोद खन्ना से लेकर, रेखा से लेकर, अमिताभ बच्चन लंदन में जाकर मिक जैगर के साथ खड़े होकर, अमिताभ बच्चन, आप जो व्यूअर्स हैं, अमिताभ बच्चन की जो शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो सड़क के ऊपर आज भी खड़े हो जाए तो लोग उनको, अगर वो पैसे मांगे तो उनको सड़क पे खड़े खड़े 1 घंटे में कोई 500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा उनके नाम पे। उनकी एक रेपुटेशन है, क्रेडिबिलिटी है, एक ऑरा है, करिश्मा है। उन्होंने मिक जैगर के साथ, रोलिंग स्टोन्स के, उनके साथ जाके पैसे मांगकर इनके अस्पताल को सपोर्ट किया है।
इनका जो अस्पताल जो पाकिस्तानियों की सर्विस कर रहा है, वहां इंडियंस तो जा नहीं रहे, वो पाकिस्तानी। दिस इज द इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान। भारत में रहकर भारतीयों ने पाकिस्तानियों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाया है, और वो आदमी आज इंडिया के लोगों को तंग नजर कहता है, और वो आज इंडिया के लोगों को कंजर्वेटिव हिंदू बुलाता है, और वो इतनी हेट्रेड पाकिस्तान के मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति पैदा कर रहा है। अरे भाई, हम सब लोग यहीं से पैदा हुए थे, किसी ने अपना मजहब कोई अडॉप्ट कर लिया, इसमें क्या है? बट टू सो द सीड्स ऑफ हेट्रेड so deep in your country, and as a person who has been admired by Pakistan as a cricketer, ये करना नहीं चाहिए था। He is disappointed and he has created a situation जहां पर in the near foreseeable future, at least till the next election, मुझे नहीं लगता कोई easing होगी। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो पाकिस्तान को है, भारत को नहीं है। और पाकिस्तान से अलावा पाकिस्तानियों को है। टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, ये क्या हमारे अमृतसर से आपको 2 घंटे में वहां पर सब्जी बेच के लोग आ जाएं। आप सोचें कि जो प्याज की कीमत जो है, जो कि 200 रुपए 300 रुपए किलो, यहां पर 30 रुपए किलो है। तो जो वहां पर आप चीजें, आप नींबू की कीमत वर्ल्ड वाइड बढ़ गई थी। lemon was selling in Pakistan for 400-500 rupees a kilo। भारत में भी उसकी कीमत तकरीबन 100-125 रुपए किलो हो गई थी। इट इज अवेलेबल। ये शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, और प्लस ये पेरिशेबल चीजें हैं। ऐसा तो नहीं हम कंज्यूम कर लें, जो है अवेलेबल दैट कुड हैव बीन शेयर्ड। मेडिसिन, सबसे बुरी बात, मेडिसिन, आपको पता है कितनी क्रिटिकल मेडिसिन भारत में इवन टुडे देयर आर मेनी पीपल हु टेक टूरिस्ट दिस मेडिकल वीजा, जिसको हम मेडिकल टूरिज्म का वीजा मानते हैं। वो लोग आते हैं, इलाज करवाते हैं। सो मेरी तो ये एक अपील ही है एक तरह से कि आई थिंक द अर्लियर दे डिसाइड टू एंगेज पॉजिटिवली। और उसके लिए करना क्या है? आई मीन यू जस्ट हैव टू एश्योर कि हम भाई टेररिज्म जो प्रमोट करते हैं वो हम ना करें। इतनी ही है कि आप यू गिव एन एश्योरेंस के वी विल नॉट डू दैट एज अ स्टेट पॉलिसी। वो नहीं करेंगे, इतनी बड़ी तो बात है नहीं। वो कहना चाहिए उनको कि हम नहीं करेंगे, एंड दैट्स इट, एंड यू कैन मूव ऑन। पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर इज नॉट गोइंग टू हेल्प एक्चुअली। जी, अब हम साउथ एशिया से ज़रा मूव ऑन करके प्रोफेसर साहब उस एक बड़े ही सेंसिटिव इशू की तरफ चलते हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने सऊदी अरब को धमकी दी है, और धमकी इस बात पे दी है कि आप तेल की जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा रहे तो बड़े इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मुझे तो बहुत दुख हुआ ज़ाती तौर पर कि इस तरह के मामलात को प्रेसिडेंट बाइडन क्यों नहीं समझ रहे, चूँकि सऊदी अरब रूस के साथ उनके मरासिम हैं, मगर अभी उन्होंने सलामती कौंसिल में रूस के ख़िलाफ़ वोट दिया यूक्रेन की जंग में। इसके साथ साथ ईरान, जिसकी सपोर्ट रूस करता है, उनके साथ उनकी शदीद लड़ाई है, मगर फिर भी वो रूस के साथ तल्लुकात रखे हुए हैं। तो अमेरिका को क्यों समझ नहीं आता कि एक ही वक्त में बहुत सारी जगहों पे डिप्लोमेसी भी करनी होती है और इख्तलाफात भी करने होते हैं। अमेरिका क्यों इस बात का फर्मली बिलीवर लगता है कि माई वे आर द हाईवे? क्या तबसरा करेंगे आप? आपने मेरे मुंह से पहले तो जो अल्फाज छीन लिए हैं कि माई वे और दी हाईवे, आई डोंट थिंक ये अगेन इट्स एन अप्रोच इशू। सी, our foreign minister made a very important statement. He said the Europe has to come to an understanding that Europe's problems are the world problems, then our problems are also Europe's problems. ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो प्रॉब्लम जो यहाँ हो रहा है उसके बारे में तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ आप इतना बड़ा आप इशू ये बना रहे हैं इन सब चीजों में, आपको मालूम है कि वो जो रशिया से डायरेक्ट पाइपलाइन जा रही है जर्मनी को, उसकी अगर वो सेकंड पाइपलाइन बन जाती तो दैट वुड हैव बीन $110 बिलियन ट्रेड बिटवीन जस्ट रशिया एंड जर्मनी। अभी भी $60-70 बिलियन का वो पाइपलाइन चल रही है। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है। आई मीन, यू थिंक जर्मनी कैन सर्वाइव विदाउट
Russian supply of the gas to their country, and it's a direct pipeline. It doesn't go through Ukraine. वो नीचे से वो आई थिंक ब्लैक सी में से वो निकल कर वो सीधा जर्मनी में जाती है और वहां से वो पाइप में सो these are dynamics. I mean, is Germany voting against Russia? Yes, it is. Is Germany part of G7? Yes, it is. Did Germany's foreign minister, along with the 7 other G7 foreign ministers, just give a statement 2 days ago that they would continue to back Ukraine? Yes, it is. But the reality is also that they are heavily dependent on Russia for gas. अभी एक बड़ा एक्सट्रेंज सी खबर हमने पढ़ी है कि वो सम इरानियन ड्रोन्स आर नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड. ये भी एक खबर अभी ताजा आई है. I think if this matter is not handled properly, it has all the potential of crossing boundaries very soon. I believe that United Nations, with US, I mean particularly US in the United Nations, they must come to some sort of a discussion mode. इसको अब क्या है, रशिया के लिए भी ये फेस सेविंग वाला इशू बन जाएगा. अब जब ये फेस सेविंग वाला इशू बन जाएगा ना, ये तो इसमें फिर और चैलेंजेस आ जाएंगे. बिकॉज कल्चरली अगर ये फैक्टर आ जाएगा कि आई एम अगेंस्ट द वॉल, तो फिर और ज्यादा इसमें आई थिंक डिफिकल्टीज अराइज होंगी. सो इट वुड बी बेस्ट टू अलाउ देम टू सेव फेस and engage with them. I think US should directly engage with Russia to come to an understanding, to come to a resolution of this matter. नहीं तो ये prolong होगा, और prolong तो ऐसा होगा कि आप देख लीजिए कि Ukrainian economy has already contracted by nearly 30-35%. क्या बचेगा वहां पर, किसके लिए होगा? So I don't know. Saudi Arabia is a world power now. I think they have developed enough resources. They are a very wealthy country, and they have come to realize that they also have to be neutral. They cannot just align. तो मेरे ख्याल से अगर उनको पुश करना, अब कितना पुश आप कर सकते हो जबकि वो ऑलरेडी आपकी साइड पे हैं. अब ऑलरेडी आपकी साइड पे हैं. आई थिंक इंडिया को बहुत पुश किया जा रहा है. I think I'm sorry to say this, but even US, Canada, both they keep giving a pushback to India, to align firmly with one side, but that's not going to happen. I mean, you can't do it. I mean, India was the founder of non-aligned movement, so it has remained non-aligned. It is in their best interest to remain non-aligned. So I think. एक और आई थिंक थोड़े डायमेंशंस वहां पर भी पॉलिटिकल डायमेंशन शुरू हो गए. अब आप बताएं कैसे. ये नवंबर का महीना है अगला, और उसके बाद इलेक्शंस को 1 साल रह गया है यूएस में. 24 जनवरी में आई बिलीव द प्रेसिडेंट वुड चेंज, टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट इज अराउंड दैट टाइम. आप देखेंगे क्या होगा फिर. सो नाउ व्हाट, आई डोंट नो वेदर बाइडेन वुड बी कमिंग बैक. आई डोंट नो, एज, मेनी अदर फैक्टर्स. वुड ट्रम्प बी कमिंग बैक? वुड दे रियली नीड टू हार्डन देयर पोजीशन टू अपीज एंड अपील टू देयर ओन कंट्री? आई डोंट नो, बिकॉज इकोनॉमिक सिचुएशन इन द यूएस इज नॉट ऑल दैट ग्रेट. अगर आप इंडिकेटर्स देख लें तो इकोनॉमिकली ऑल्सो एंड एम्प्लॉयमेंट वाइज ऑल्सो, और अगर आप उनकी स्टॉक एक्सचेंजेस के हालात देखें तो आपको एविडेंट है. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी व्हिच केम आउट फ्रॉम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेसर out of the US, and he said that there is about a 98% chance that US will be in recession after 12 months. ये I don't know, maybe wag the dog है, ये क्या है, I don't know. It's not a prudent thing to do. जी देखिए, आपने कहा कि अमेरिका में भी पॉलिटिकल कंपल्शन है, तो इतनी बड़ी सुपर पावर अपने अंदर के पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से दुनिया में इतना बड़ा मैस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्रिएट करती है. तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में
आगे फिर यूक्रेन और रशिया की जो जंग है ये किस तरफ जाती नजर आ रही है? देखिए, अमेरिका दुनिया की वाहिद एक ही सुपर पावर है, अब ये हमें मानना पड़ेगा। इट्स ए सुपर पावर, इट हैज गॉट लॉट ऑफ वेल्थ। By and large, whenever we have had political stability in the US, they have played a reasonable role in maintaining some sort of a order. However, उनका एक specific interest रहा है in the Middle East and in this region. ये उनका specific interest है. So it goes back to, the 79 to 89 war between Iraq and Iran. अब 10 साल वो लड़ाई चली है। आई डोंट नीड टू ड्वेल ऑन इट, किसी और दिन इस पे प्रोग्राम हम लोग कर लेंगे। लोगों को पता ही नहीं होगा, व्यूअर्स को, कि 79 टू 89 10 साल इराक और ईरान ने लड़ाई लड़ी और किसने किसको सपोर्ट किया ये दुनिया जानती है। उसके आउटकम में गल्फ वॉर हो गई 1990 के एंड में और 91 के बिगिनिंग में। अगेन कौन किसकी तरफ था ये दुनिया जानती है। उसके बाद जी उसके मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-4 साल के बाद पैलेस्टीनियन क्राइसिस हुआ। उसके 5-7 साल बाद आप 9/11 हो गया और उसके बाद अफगानिस्तान और इराक का एक इन्वेजन हो गया। आर दीज आउटकम्स ऑफ सर्टेन एक्शंस? I don't know. I think the viewers of your program are intelligent enough to understand that every action has a reaction, and in the global scenario, it is not equal and opposite, but it does have a reaction. Political compulsions हमेशा रही हैं। जब बिल क्लिंटन अपने एक स्कैंडल को नेविगेट कर रहे थे, मोनिका लुबिंस्की वाला, तब उन्होंने जो कॉकसेस हैं उनके अंदर, अगर आपको याद होगा, बोस्निया में एक लड़ाई हो गई थी, लड़ाई छिड़ गई थी, पूरा इंटरेस्ट वहां आ गया था दुनिया का। अवे फ्रॉम होम एक इंटरेस्ट चला गया था। 1991 में जॉर्ज बुश जो हैं वो एक एनवायरनमेंट फेस कर रहे थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग हार्डलाइन डिसीजन नहीं लिया, इसलिए वो 92 में बाहर हो गए और बिल क्लिंटन आ गए और इकोनॉमिक क्राइसिस वहां से एक बाहर निकाला उन्होंने। सो दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स दैट पॉलिटिकल कंपल्शंस विल प्ले a very, very important role, because one of the things against Donald Trump was that he has very close linkage with Russia, and that Russia has meddled in the United States elections and in favor of Donald Trump. So I think Putin, never sort of clarified on this matters directly, and neither did Donald Trump. I mean, there has been an investigation. तो उन्होंने एक पोजिशनिंग की हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ सिग्निफिकेंटली, एक्चुअली उनकी आप अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस देते हैं वो राइजिंग है, उनकी पॉपुलैरिटी राइजिंग है, बिकॉज ही सेज इन द लास्ट 20 years I am the only person under whose watch Russia has not taken a country. So he says कि क्लिंटन के टाइम पे कोई देश ले लिया था, ओबामा के टाइम पे, जॉर्ज बुश के टाइम पे कुछ ले लिया, इसके टाइम पे नहीं, मेरे टाइम पे कुछ नहीं हुआ। So उसको काउंटर करने के लिए आप ये रशिया के खिलाफ हार्ड पोजीशन ले रहे हैं। दीज आर ऑल सिग्नलिंग। आई डोंट नो इसका नेट आउटकम क्या निकले। अभी आपने पीछे कहा कि भारत पर भी एक तरह से प्रेशर है, अमेरिका की तरफ से भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी, कि भारत मुकम्मल तौर पर रूस के ख़िलाफ़ जाए, पोजीशन ले। भारत वही कर रहा है जो उसके अपने इंटरेस्ट में है। इस सिलसिले में जयशंकर जी हों या भारत के दूसरे ऑफिशियल्स हों, उन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि हमारी पोजीशन क्या है। अभी हमने देखा कि जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर कश्मीर में यूएनओ के रोल की बात भी कर दी। तो आप ये बताइए कि ये जो प्रेशर है वेस्ट का भारत पर, ये कितना रहेगा, कितना कामयाब होगा और इसके क्या नताइज होंगे? देखिए जी, इट इज द करंट डिस्पेंसेशन की मैं बात कर सकता हूँ कि करंट प्राइम मिनिस्टर और करंट फॉरेन मिनिस्टर तो मुझे लगता नहीं है ये प्रेशर को मानते हैं।
आई बिलीव द करंट प्राइम मिनिस्टर एंड द करंट सिचुएशन, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये लोग दे आर ओल्ड हैंड्स एट डीलिंग विद दीज अफेयर्स एज दे से। उन्होंने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी जिसे हम पंजाबी में कहते हैं गिदड़ पक्कियां, वो वो उन्होंने सुनी हुई है। ये स्टेटमेंट्स का क्या आउटकम है, आप ये बताएं। यू से दैट UN has a role in Kashmir. Well, then UN also has a role in East and West Germany. ठीक है ना, वो भी तो दो हिस्से थे, फिर उसको रिविजिट कर लेते हैं। ज्यादा देर तो हुई नहीं है, 32 ही साल हुए हैं ना, लेट अस रिविजिट। कि रशिया का क्लेम है ना अभी भी ईस्ट जर्मनी के ऊपर, उसी ने दान दिया है, वो भूलना नहीं चाहिए इनको। कि अगर वो नहीं चाहते, इफ अमेरिका, और जर्मनी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इट इज अमेरिकन बेनोवलेंस, अमेरिका का जो डेट है वो जर्मनी के ऊपर, वो अमेरिका ने माफ किया, अरबों रुपए का डेट था। तो एक देश जिसको के हु हैज रियली बीन सपोर्टेड and brought into a re-existence after the benevolence of both United States and Russia should not be talking, this nonsensical revisiting of boundaries and the role of UN. I'm sure if the UN has a role in Kashmir, then UN also has a role in Germany in understanding whether equal development has taken place in East and West Germany, and whether the treatment of the Eastern German people has been akin to that of West Germany, and whether the Eastern German people have really benefited significantly from the reunification of Germany. ये बड़े फैक्टर्स हैं। अगर इसको हम और रिविजिट करना शुरू कर देंगे और हम बैक इसमें जाना शुरू करेंगे, then we will be moving away from stable positions. Let us not go revisit stable positions, and let us not create further instability. Would be my 2 cents to Germany, who itself currently has a duplicitous position on the matter of the global affairs. On one hand, it is the biggest beneficiary of Russian energy, and on the other hand, it talks about supporting Ukraine. So, I mean, why not make your citizens suffer? Indian policy is not determined by the Prime Minister and the Foreign Minister by their own thinking. They take into account the interest of an average Indian. एक एवरेज इंडियन को सबसे ज्यादा बेनिफिट किससे मिल सकता है, वो उस भाव से एक पॉलिसी बनाई जाती है। जी, आखिर में धीरज भाई आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज हमने इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के हवाले से जो बातचीत की और भारत का जो उसमें रोल है, आप इस कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हैं कि कैसे कंक्लूड करेंगे कि भारत वर्ल्ड स्टेज पे कितना और असर्टिव होगा अपने रैशनल को आगे लेके जाने में? देखिए जी, दिस इज द एरा ऑफ इंडियन विजडम. दिस इज नॉट एन एरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी. दिस इज नॉट द एरा ऑफ Indian people. It is the era of Indian wisdom, which unfortunately or fortunately is possessed by people of India. बाकी लोगों को ले लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली, अब उनको ले लेनी चाहिए. इंडियन विजडम ये कहती है जियो और जीने दो. इंडियन विजडम ये कहती है कि धरती से आप उतना ही लीजिए जितना के धरती दोबारा रिप्लेनिश कर सकती है. इंडियन विजडम ये कह सकती है कि सब चीजें एक जैसी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग दिखने वाले, परंतु वो लोग जो हैं एक जैसे करने की आपको जरूरत नहीं है. इंडियन विजडम ये कहती है कि हम हमेशा ये कोशिश करें कि हम एक कंपैशनेट व्यू लें लोगों के बारे में, चाहे वो हमारे नेबर्स हों, चाहे हमारे देश के अंदर रहने वाले लोग हों. और इंडियन विजडम फाइनली ये कहती है कि हम जो इस धरती पे लोग आए हैं, हमारा एक पर्पस ऑफ लाइफ है, और वो पर्पस ऑफ लाइफ ये नहीं है कि हम इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, हम शून्य की तरफ बढ़े. तो एक फिलॉसफी है
वो philosophy is what will make India and Indians play a very, very important role. It is already evident. Maybe some of the top Fortune 500 companies are headed by Indians. Today, the world's second richest person is Gautam Adani. He is an Indian. India is the fastest growing economy in the world today. It has surpassed many other large economies, including China. India is the fifth largest economy in its size. All these factors are there, but it is the general wisdom of India. That wisdom is कि हम एक जिसे हम कहते हैं कि हम एक कंपटीशन में हम भाग ले रहे हैं. हम लोग एक प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं कंपटीशन में, एक रेस में हम लोग भाग रहे हैं. वी आर नॉट एनिमीज, हम शत्रु नहीं हैं, हम प्रतिद्वंदी हैं. वी हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, वी आर नॉट एनिमीज, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन वे ऑफ थिंकिंग. We are competitors. We have different divergent views, but we are not enemies. हमारे views अमेरिका से अलग हैं, हमारे views रशिया से अलग हैं, हमारे view पाकिस्तान से अलग हैं, but हम लोग इनको दुश्मन नहीं मानते. हमारा we don't have that sort of a approach unless we are cornered to a wall. I mean, we really don't think of anybody as our enemy. So that approach अगर यूएस इसको या रशिया इसको या चाइना इसको समझे, तो आई थिंक देयर विल बी ग्लोबल पीस. India is able to talk that way today because it is bestowed with some of the best human resources. We have got a very, very powerful batch of intelligent, skilled workforce available, जो कि बहुत सारी दुनिया में रिसोर्सेज होने के बावजूद. अफ्रीका में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ हैं? सेंट्रल एशिया से ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ हैं? परंतु वहां ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल. तो हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्सेज है. हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज ही तो अगर आप देखें तो यूएई में तकरीबन 55% इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं वहां पर, और सऊदी अरेबिया में तकरीबन 25-30% होंगे. यूएस में अगर आप स्किल्ड वर्कर्स देखें तो भारतीय स्किल्ड वर्कर्स हैं. यूएस में द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ एनी माइनॉरिटी ग्रुप इज इंडियंस, एंड बाय फार द हाईएस्ट $95,000 एवरेज इनकम है इंडियंस की, whereas the American average is somewhere in early 60s. तो बहुत बड़ा गैप है. This is all because people have a very strong value system and they apply the wisdom of India. तो भारत का सबसे बड़ा ये रोल होगा कि वो लोगों को ये समझाए कि it does not necessarily, you don't have to have same views, you can coexist, and that I believe is going to lead us into the next 10 years, and people will come to appreciate that is the way forward for global peace and stability. थैंक यू वेरी मच धीरज भाई, आपने भी वक्त दिया, बड़ी काम की बातें की, और इसी तरह की बातें आपसे हम आने वाले दिनों में करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की, और आपको अंदाज़ा हुआ कि जियो पॉलिटिक्स पर और भारत पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ पे प्रोफेसर धीरज शर्मा की बहुत गहरी नज़र है. हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में हम उनकी राय बाकायदगी के साथ गाहे गाहे आपके साथ शेयर करते रहें. आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इसके साथ साथ टैग टीवी के ऐप्स को आप एप्पल, एंड्रॉयड, रॉको, अमेज़ॉन पे डाउनलोड कर सकते हैं. वॉच 24/7 टैग टीवी ऑन दोज ऐप्स. और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप हमें पेपॉल के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पैट्रियन के ज़रिए सपोर्ट भी कर सकते हैं. आज का तबसरा मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया.